हेलो बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। अभी तक हमने कॉमन बफर पढ़ लिया, कॉमन बफर और प्लस एस्टेरिक बफर पढ़ लिया इसमें, ठीक है। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले डेफिनेशन, द मिक्सचर ऑफ aqueous solution of weak base and salt of this weak base with strong acid is known as basic buffer solution। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ aqueous solution of weak base and its conjugate acid। अब देखते हैं, जैसे अगर हमने लिखा हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो डिफिनीशन हमने यही लिखा है, वीक बेस और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मिक्सचर मिल जाए तो वही क्या हो जाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम ब्रोमाइड का मिक्सचर, तो ये वीक बेस और ये सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों का मिक्सचर अगर लें तो क्या बन जाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। डिफिनीशन समझ में आ गया क्या? बेसिक बफर का मतलब वीक बेस और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, या दूसरे तरीके से उसी बात को कह सकते हैं कि वीक बेस और प्लस कॉन्जुगेट एसिड, इसका अगर मिक्सचर है तो क्या बन जाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। जनरल में हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, BOH वीक बेस है और BCl क्या हो गया, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया इसमें। तो इस तरीके से ये बेसिक बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन आ गया। अब आगे देखो, पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब हमें पीएच लिखना है, तो इसके लिए हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। दूसरा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है जिसका नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दूसरा है, दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास ये बन गया बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब मिक्सचर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं और अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। अब C1 को लिख सकते हैं N1B1 डिवाइड बाई B1 प्लस B2, और C2 को लिख सकते हैं N2B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। अब दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो N2B2 अपॉन N1B1, आगे इसका यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं, हमने यहां पे बोल दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड C1 C2 आ गया। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होकर के अमोनियम आयन OH माइनस बनाता है। ये हम लोग पहले से पैटर्न पढ़ रहे हैं। अब इनिशियल में T इक्वल टू 0 पे जब कंसंट्रेशन 0 मान लेते हैं, जब समय 0, T इक्वल टू 0 पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन C1 है और अमोनियम आयन कहां से आया है, अमोनियम क्लोराइड से, इसका C2 मान लेंगे। अब इसके बाद देखो, T इक्वल टू यहां पे T इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो ये C1 माइनस C1 अल्फा हो जाएगा। अमोनियम आयन कितना हो जाएगा, C2 प्लस C1 अल्फा हो जाएगा। C1 माइनस C1 अल्फा, C2 प्लस C1 अल्फा। तो देखो हमें ये पहले से पता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे ही बहुत कम होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे ही बहुत कम होता है। कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। तो हम यहां मान सकते हैं
कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन है C1 माइनस C1 अल्फा, अमोनियम माइनस C2 प्लस C1 अल्फा था और OH माइनस C1 अल्फा। अब अल्फा को अगर बहुत कम लिख दें तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन C1 ही मान सकते हैं और अमोनियम आयन का C2 मान सकते हैं और OH माइनस C1 अल्फा। तो ये अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे इसमें कि वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है और कॉमन आयन की प्रेजेंस में और कम हो गया, तो ये लगभग क्या रहेगा, ये C1 ही रह जाएगा और लगभग ये क्या रह जाएगा, C2 ही रह जाएगा। अब आ जाइए केबी लिखते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केबी लिखने का तरीका है अमोनियम आयन OH माइनस डिवाइड बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम आयन की जगह पे C2 लिख दो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे C1 लिख दो और OH माइनस यहां से आ जाएगा, तो OH माइनस हो गया Kb C1 बाई C2। अब इसके बाद देखिए, अब हम पहले POH लिखेंगे, तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, तो OH माइनस कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेंगे यहां पे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। अब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, माइनस लॉग Kb माइनस लॉग C1 बाई C2, माइनस लॉग Kb को पी Kb लिख दिया और ये माइनस C1 बाई C2 था, अब इसको लिख दिया प्लस C2 बाई C1। ये इस तरीके से आपने लिख दिया, तो पी Kb प्लस लॉग C1 का मतलब C2 का मतलब क्या हो गया, अमोनियम आयन सॉल्ट, और C1 का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया फाइनली POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंजुगेट एसिड अपॉन बिग बेस। ये हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन आ जाएगा। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का जब पीएच लिखा उसका फार्मूला आ गया POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड अपॉन बिग बेस या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बिग बेस, ऐसा यहां पे लिख देंगे। अब आ जाइए पीएच के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां पे ये दिया गया है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 250 ml 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड इज, मतलब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, इसका पीएच लिखना है। सॉल्व कीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो, अभी मैंने इसी एग्जांपल के हिसाब से थ्योरी बताया है, तो यहां पे तुरंत हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड डिवाइड बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन का रेशियो आएगा N2B2 अपॉन N1B1 हो जाएगा। कितना आ गया, 5। अब POH का फॉर्मूला है, PKB दिया गया 4.74 log 5, log 5 की वैल्यू 0.7 हम ले लेंगे कैलकुलेशन के लिए, रटाया हुआ पहले से। तो POH कितना आ गया, 5.44, 5.44 आ गया इसमें। तो pH लिखेंगे 14 माइनस 5.44 कर देंगे 8.56 आ जाएगा। इस तरह से इसको डील कर देंगे। इसके बाद देखो आप दूसरा एग्जांपल पढ़िए, एग्जांपल क्या लिखा है, 0.15 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड is added to 500 milliliter of 0.1 molar ammonium hydroxide solution. pKb of ammonium hydroxide is 4.74. The pH of solution is, इसका pH क्या हो जाएगा, तो 500 ml सोल्यूशन है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर है। अमोनियम क्लोराइड की मोलरिटी नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड की मोलरिटी लिखेंगे 0.15 डिवाइड बाई 500, तो कितना आ गया, 0.3 मोलर आ जाएगा ये।
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी तो दिया ही गया है 0.1। तो सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड की मोलरिटी कितना हो गया 0.3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.1 था। तो सबसे पहले POH लिखेंगे 4.74 प्लस लॉग ऑफ 0.3 अपॉन 0.1, ये वैल्यू आप पुट करो 4.74 प्लस लॉग 3 कितना होता है 0.477 लिख दिया, 0.48 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 5.217, ये POH आ गया। अब pH क्या 14 माइनस कर देंगे तो 8.783 क्या आ जाएगा pH ऑफ बफर सोल्यूशन। तो हमने इसमें क्या किया, pH ऑफ बेसिक बफर का फार्मूला भी लिख दिया और उसके 2 एग्जांपल कर लिया, बाकी आप करोगे। आगे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इन बेसिक बफर सोल्यूशन। तो बेसिक बफर सोल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो Kb इजकल टू अमोनियम आयन OH माइनस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोगों ने किया अभी। तो अमोनियम आयन सॉल्ट है, इसका कंसंट्रेशन C2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का C1 और OH माइनस का C1 अल्फा लिख दिया। तो यहां से अल्फा क्या आ गया Kb अपॉन C2 आ गया और Kb अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Kb अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा Kb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.8 10⁻⁵। करें कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन बफर सोल्यूशन of 0.1 molar ammonium hydroxide and 0.2 molar ammonium chloride। तो अब 0.1 मोलर एंड 0.2 मोलर, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला Kb अपॉन C क्या है, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन। यहां किसका लिख देंगे, सॉल्ट का कंसंट्रेशन लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 0.2, 9 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा इसमें। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम से कम इतना याद होना चाहिए कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू ली-चाइटिलियर प्रिंसिपल। ये आ गया थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट देखो, अगर कोई पूछे कि बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन, तो बेसिक बफर सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl ऐड करने से पीएच में चेंज ज्यादा नहीं होता है, उसका कारण क्या है। तो आप कह दोगे कि जब हम बेसिक बफर क्या था, वीक बेस और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर था, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और अमोनियम आयन ये मिक्सचर है। अब हमने अगर HCl ऐड किया तो ये वीक बेस क्या करेगा, HCl से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, अमोनियम आयन। देखो रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपने HCl ऐड किया था उससे रिएक्ट करके अमोनियम आयन बना लिया और Cl माइनस, और ये क्या बन गया, वाटर। मतलब H प्लस अगर सोल्यूशन में रहता तो पीएच डिक्रीज होता, लेकिन यहां पे क्या हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने H प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसलिए पीएच में चेंज नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो क्या लिखा है, वीक बेस ऑफ बफर सोल्यूशन रिएक्ट्स विथ added H plus to form cation of weak base and water. Therefore, effect of added H plus is neutralized and pH of solution is nearly constant। समझ में आ गया होगा। तो आप कहोगे वीक बेस जो प्रेजेंट है उसकी वजह से पीएच में चेंज नहीं आया। दूसरा है, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दें, अब OH माइनस ऐड किया तो सोल्यूशन में अमोनियम आयन क्या है, ये कंजुगेट एसिड है, किसका, वीक बेस का। अमोनियम आयन जो है वीक बेस का कंजुगेट एसिड है। अब अमोनियम आयन OH माइनस से रिएक्ट करके वीक बेस बना देगा, तो फिर OH माइनस क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया इसमें। तो
इसमें करें कि कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस reacts with added NaOH to form unionized weak base. Therefore, effect of added sodium hydroxide is neutralized and pH of solution is nearly constant. और pH यहां पे क्या रह गया? कांस्टेंट रह गया। मतलब इन शॉर्ट क्या कहें कि जो सॉल्ट है वो एडेड OH माइनस से रिएक्ट करके वीक बेस बना देगा। तो OH माइनस सोल्यूशन में फ्री स्टेट में नहीं रह गया, इसलिए पीएच इंक्रीज नहीं करेगा। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में अगर हम HCl ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे, तो वीक बेस की वजह से पीएच कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम NaOH ऐड करेंगे तो अमोनियम आयन क्या है? कंजुगेट एसिड है। किसका? वीक बेस का। इसकी वजह से पीएच क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। पीएच रेंज ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। हमने पहले ही आपको बता दिया एसिडिक बफर सॉल्यूशन में कि जब कंजुगेट एसिड या वीक बेस का जो रेशियो है, मतलब अगर हम कहते हैं कि मिक्सचर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का डिफिनेशन हमने पढ़ा, बेसिक का पढ़ा, तो अब इसमें करें कि हमारे पास जो सॉल्ट है और डिवाइड बाई वीक बेस, इसके कंसंट्रेशन का जो रेशियो है अगर 0.1 और 10 के बीच में होगा तभी तक ये बफर होगा। ये समझ में, इसको याद रखना पड़ेगा या फिर समझो। मिक्सचर ऑफ aqueous solution of weak base and its conjugate acid acts as buffer solution when ratio of concentration of weak base and its conjugate acid lies between 0.1 to 10। 0.1 और 10 के बीच में लाई करेगा तभी तक बफर होगा। एसिडिक बफर में हमने किया था। अब देखो यहाँ पे बेसिक में, अब हमने मान लिया कि कंजुगेट एसिड और वीक बेस के कंसंट्रेशन का रेशियो 10 है, तो पीओएच क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। पीओएच मैक्सिमम, तो यहां से पीओएच कितना आ जाएगा? पीकेबी प्लस 1 आ गया। फॉर मिनिमम पीओएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, अगर हमें मिनिमम पीओएच लिखना है तो कंजुगेट एसिड और वीक बेस इसका जो रेशियो है 0.1 ले लेंगे। तो यहां पे पीओएच कितना आ जाएगा? पीकेबी माइनस 1। तो पीओएच रेंज ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? पीकेबी प्लस माइनस 1। सिंपल सा पहले बताया हुआ है, एसिडिक बफर का पीएच रेंज पीकेए प्लस माइनस 1, बेसिक बफर का पीओएच रेंज पीकेबी प्लस माइनस 1। ये हमें याद रखना है इसमें। अब एक एग्जांपल लिया हमने कि ये हमारे पास अमोनियम, क्वेश्चन पढ़िए। pKb of ammonium hydroxide is 4.74 and pH range of basic buffer solution. Find pH range of basic buffer solution obtained by mixing ammonium hydroxide and ammonium chloride. अब बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो अब हमने फार्मूला पता है, पीओएच रेंज क्या होता है? पीकेबी प्लस माइनस 1। इफ पीकेबी 4.74 है तो मैक्सिमम पीओएच कितना हो जाएगा? प्लस 1 कर देंगे, 5.74। तो पीएच कितना आ गया? 8.26। ऐसे ही मिनिमम पीओएच और मैक्सिमम पीएच, तो पीओएच कितना हो जाएगा? 4.74 माइनस 1, 3.74। और पीएच कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3.74, 10.26। तो पीएच रेंज हो जाएगा 8.26 टू 10.26। तो इस तरह से बेसिक बफर का हम पीओएच रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन। मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन का मतलब यह हो गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से पीएच में
ज्यादा परिवर्तन ना हो। तो सॉल्यूशन की बफरिंग पावर मैक्सिमम कब होगी? जब वीक बेस और कंजुगेट एसिड का कंसंट्रेशन सेम रहेगा तो सॉल्यूशन की बफरिंग पावर अधिकतम होगी, मैक्सिमम बफरिंग पावर मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के हमने फिर 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक हमने बता दिया डेफिनेशन, दूसरा पीएच या पीओएच ऑफ बेसिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, बफर एक्शन, और पांचवा पॉइंट बता दिया इसमें आपका पीएच रेंज। तो ये उसके बाद मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशन के हमने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए। ऐसे हमने एस्टिक में डिस्कस किया था। तो अभी तक आपका कॉमन बफर सॉल्यूशन, एस्टिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन पूरा सिस्टमेटिक वे में हमने थ्योरी करा दिया। अगर ये तीनों पार्ट आपने ठीक से देखा तो आपको बफर सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट बनता है, बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी का एक डिफिनीशन है, पढ़िए पहले। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस या एसिड added per liter buffer solution for per unit change in pH is known as buffer capacity of solution. Buffer capacity of solution is always positive. समझते हैं क्या लिखा है। When base is added in buffer solution, अगर हमने बेस ऐड किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइड विद चेंज इन पीएच, इसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं। ज्यादा इसको परेशान नहीं है, बहुत छोटी सी बात को आपको इसको समझना है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस एडेड डिवाइड विद चेंज इन पीएच को क्या बोला जाता है? बफर कैपेसिटी। ये डीबी अपॉन डीपी, अरे भाई याद रहेगा डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस एडेड डिवाइड विद चेंज इन पीएच, बफर कैपेसिटी। अच्छा, जब एसिड ऐड करें तो एसिड ऐड करने से पीएच थोड़ा सा कम होगा, तो डेल्टा पीएच क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और फाई को क्या लिखना है? पॉजिटिव। तो माइनस साइन पहले लगा देंगे, यहां पे ये माइनस लगा देंगे इसमें। तो माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एडेड इन 1 लीटर डिवाइड बाई चेंज इन पीएच। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? एस्टिक बफर सॉल्यूशन अगर हमारे पास एसिड ऐड करते हैं तो फाई ऐसा लिख देंगे, माइनस ए अपॉन डेल्टा पीएच माइनस डी अपॉन डीपीएच। अरे भाई डिफिनेशन समझ में आया क्या? बफर कैपेसिटी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। बफर कैपेसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस एडेड डिवाइड बाई डेल्टा पीएच। बेस ऐड करेंगे तो पीएच बढ़ेगा, तो डेल्टा पीएच क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये बी अपॉन डेल्टा पीएच क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब एसिड ऐड करोगे तो एसिड ऐड करोगे तो डेल्टा पीएच क्या आ जाएगा? निगेटिव। चेंज इन पीएच निगेटिव आएगा, तो यहां निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए माइनस साइन लगा देंगे। फाई हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन वही है कि बफर सोल्यूशन की बफरिंग पावर मैक्सिमम कब होगी? जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू एसिड हो जाए, किसके लिए? एसिडिक बफर में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू वीक बेस हो जाए, किसमें? बेसिक बफर में। तो सोल्यूशन का बफर कैपेसिटी क्या रहेगा? मैक्सिमम। अरे भाई समझ में आ गया? बफर कैपेसिटी का डेफिनेशन हमने बता दिया इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं इसमें। pH of buffer solution containing 0.1 molar each of ammonium hydroxide and ammonium chloride is 9.26। एक सोल्यूशन है जिसका pH 9.26। फाइंड बफर कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ
0.02 मोल NaOH in 1 liter buffer solution. 0.02 मोलर NaOH in 1 liter buffer solution. अब देखिए, इसका हमें बफर कैपेसिटी लिखना है। तो पहले पीएच कितना है 9.26, 0.02 मोल हमने NaOH ऐड कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब हमने OH माइनस ऐड किया तो पहले अमोनियम आयन कितना था 0.1, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कितना था 0.1। अब OH माइनस ऐड कर रहे हैं तो पीएच चेंज पता करेंगे। तो 0.1 माइनस 0.02, ये 0 हो जाएगा, ये 0.12 बनेगा। तो जो हमारे पास बफर सोल्यूशन बना उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिग बेस का कंसंट्रेशन, इसका रेशियो कितना आ गया 2/3 आ गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद सोल्यूशन का पीओएच क्या है पता कर लेते हैं। तो पीकेबी प्लस लॉग अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन अमोनियम क्लोराइड अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। पीकेबी 4.74 है, log 2/3 को लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3, log 2 0.3, log 3 0.48। तो फाइनली पीओएच कितना आ गया 4.56। अब आप देखो पीएच कितना 14 माइनस 4.5 9.44 आ गया। तो पहले पीएच 9.26 था, अभी 9.44 हो गया। तो डेल्टा पीएच कितना आ जाएगा 9.44 माइनस 9.26, तो कितना आ गया 0.18 आ गया। तो अब डेल्टा बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस एडेड डिवाइड बाई डेल्टा पीएच 0.18 1/9 आ गया। तो बेटा देखो यहां तक हमने जो है बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट के साथ कुछ न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी कंप्लीट कर दिया। अब आप जो है किसी भी मॉड्यूल से जो भी आपके पास है बेसिक बफर सॉल्यूशन मतलब बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जहां डाउट होता है थ्योरी को दोबारा देखो, परफेक्शन लाना आपका काम है। हमने बेसिक पॉइंट आपको बता दिया, बफर सॉल्यूशन में कॉमन बफर भी बता दिया, एस्टिक बफर भी बता दिया, बेसिक बता दिया, बफर कैपेसिटी बता दिया। थ्योरी सफिशिएंट है, कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। आप न्यूमेरिकल कीजिए और थ्योरी देखिए, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे बफर सॉल्यूशन में। थैंक यू।